Today we will discuss about the logic and Unani. हमने हमारे तिबिया कॉलेज में मंतिक और फ़लसफ़ा जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हमने पढ़े थे, जब हम वो पढ़ते थे मंतिक और फ़लसफ़ा, हम ये सोचते थे कि मंतिक और फ़लसफ़े की क्या ज़रूरत है डॉक्टर बनने के लिए, और उस लिहाज से हमने उसकी उतनी अहमियत भी दी है कि हमको सिर्फ यूनिवर्सिटी में अपने मार्क हासिल करना और पास होना है। उसकी प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस क्या है, हाउ टू अप्लाई डेली रूटीन में, इसको हमने ध्यान नहीं दिया। बेसिकली लॉजिक जो है मंतिक, उसकी ज़रूरत क्या है? लॉजिक एक ऐसी साइंस है, इट्स अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी एज वेल एज इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये हमारे जिंदगी की हर मोड में काम आता है। ये बेसिकली एक टूल है। ये फॉल्स एंड ट्रू दो चीज को नापने की एक आला बोल सकते हैं उसको। ये कदीम जमाने से इसको इस्तेमाल करते रिसर्च के तौर पे या कोई तहकीक में, अगर वो कहाँ तक ट्रू है या कितनी हद तक वो गलत है, इसको साबित करने के लिए मंतिक इस्तेमाल करते, लॉजिक इस्तेमाल करते। ये कदीम ज़माने से है, लेकिन जो दुनिया के सामने एक कायदा कानून जो लॉजिक में लाने वाले थे अरस्तु, उनकी हर बहस में मंतिक के थ्रू बहस करते थे। आज हमारे यहाँ जो दीनी तालीम हासिल करते उलमा लोग, तो उन लोगों को भी मंतिक सिखाया जाता है। उससे क्या होता है कि हम कोई चीज़ के बारे में गुफ्तगू करते या बहस करते, तो हम उसकी हकीकत तक पहुँचने में एक जरिया बन जाते। कभी कभी हम लोग जब बात करते तो हम लोग बात करते इट इज़ नॉट लॉजिक, मुझे ऐसा लॉजिक नहीं लग रहा इसके पीछे, यानी कि ट्रू नहीं लग रहा एज पर द लॉजिक। तो वो लॉजिक सिर्फ तिब में नहीं, हर जगह पे जरूरत पड़ती। और मैं समझता हूँ आज कल तिब में सबसे अगर किसी चीज की कमी है, वो मंतिक की कमी है। उस मंतिक की कमी की वजह से तिब में, मेडिकल साइंस में आजकल हम लोग बहुत सारे ब्लंडर मिस्टेक करके बढ़ते, क्योंकि कोई चीज को जब हम साइंस कह लेते हैं तो हम क्या समझते कि ये प्रूव्ड है, कि सबूत की जरूरत नहीं। मिसाल के तौर पे मंतिक, जैसे कि मैथमेटिक्स इट्स ऑलरेडी, यानी कि इट इज प्रूव्ड साइंस है, कोई सबूत नहीं मांगता है। मैथमेटिक्स के जैसे हो गए कोई भी साइंस की जो वाक्य आदमी मतलब वो साइंस है, तो फिर आदमी ये नहीं सोचते कि वो इलॉजिक नहीं हो सकती है, उसके अंदर कोई ना कोई लॉजिक हो। तो आजकल जितने भी साइंस को उस लॉजिक की जो पर्दे में रख के दुनिया के सामने पेश करे, तो कोई आदमी उसके खिलाफ या उसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश नहीं करता। अब as I told you, it's a branch of philosophy as well as it's a branch of mathematics actually। ये हम लोग कोई चीज को जुज़वी और कुली चीज को डिफाइन करने के लिए कितनी हद तक ये सही है, तो हम लॉजिक इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली कुछ जगह पे कुछ थॉट प्रोसेसिंग है, कुछ थॉट प्रोसेसिंग जैसे कि एक लॉजिकल थॉट प्रोसेसिंग के थ्रू हम उस चीज की फैक्ट एंड फिगर्स तक पहुंच सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द मंतिक। मंतिक के जरिए फैक्ट एंड फिगर्स तक पहुंचने की एक खोज के लिए भी हम ये मंतिक एंड लॉजिक इस्तेमाल करते हैं। इसको रिलेशनशिप को, मतलब दो कुल और जुज़वी की जो रिलेशन है उसको भी वाजी करने के लिए भी मंतिक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मेरी टॉपिक ये नहीं कि आपको मंतिक या फलसफा की ये जो ब्रांच उसको उसके हद तक नहीं जाना। तिब में, खासतौर से तिब में क्या अहमियत थी,
पुराने ज़माने में जब तिब पढ़ते थे, जब तिब्बिया कॉलेज में पुराने ज़माने में, जो आज के जैसे कॉलेज वगैरह नहीं है, तिब्बिया कॉलेज वगैरह सिस्टमैटिक है, तो भी उन लोग मदरसा या कोई अदारे में जाने से पहले या कोई भी इल्म हो, दीनी इल्म या कोई भी इल्म हासिल होने से पहले प्राइमरी जो क्लासेस में, जो LKG UKG कह सकते हैं आप के दौरान, सबको मंदिक सिखाया जाता था। इससे क्या था, कोई चीज़ को सोचने समझने की सलाहियत और बढ़ जाती, वो जल्दी उसको पकड़ लेते उस चीज़ को, उसकी फैक्ट एंड फिगर्स को, या फॉल्स है क्या, या इज इट राइट और नॉट, ये समझ सकते। इसलिए एक तरीका ही था, हर बच्चे को मंदिक लॉजिक सिखाया जाता। आजकल तो वो निकाल चुकी है, वो कोई भी इसकी अहमियत नहीं जानते, तो धीरे धीरे वो आजकल मेन फील्ड से लॉजिक खत्म हो गया, और फिलॉसफी के तौर पे फिलोसोफर्स है जो भी हो, वो थोड़ा मंदिक और फिलोसफी पढ़ लेते। और बहस और मुबाहिसा में भी पुराने ज़माने में मंदिक जो पढ़े उनको कोई आदमी बहस और मुबाहिसे से हार भी नहीं सकते। क्यों? इसलिए उसको एक अलग तरीके से भी इसको ये कहते हैं कि इट्स अ स्टडी ऑफ रीजनिंग। कोई चीज़ की रीज़न के ताल्लुक से स्टडी करने के लिए भी लॉजिक या मंदिक सिखाया जाता था, मंदिक पढ़ता था। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इज मंदिक, अगर किसी ने पूछे लॉजिक, तो हम ये कह सकते हैं इट्स एम ऑफ द मंदिक, एम ऑफ द लॉजिक क्या है, टू आइडेंटिफाई द करेक्ट, यानी कि वैलिड है क्या, टू आइडेंटिफाई द करेक्ट एंड इनकरेक्ट, जो फैलेसियस हो यानी कि इनकरेक्ट यानी वैलिडिटी है क्या उसकी, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए है मंदिक इस्तेमाल करते हैं। अब हम 2-3 मिसालें आपको बताऊंगा कि जो मंदिक न होने की वजह से हमारी तिब के अंदर या कितने कैसे बड़े बड़े ब्लंडर मिस्टेक हम करते। जब हम पढ़ते थे, ये पढ़ के हमने रट के रह के मंदिक में सईद कलाम करता है और हर इंसान कलाम करता है, इसलिए सईद भी इंसान है, ये सब कुछ मंदिकी फ़लसफ़े इसी मजाक के तौर पे, एक स्टोरी के तौर पे हमने पढ़ के रखी। उसकी ज़रूरत कहाँ है? जब आपको मालूम पड़ेगा तो आप हर चीज़ में मंदिक इस्तेमाल करेंगे। मंदिक से हमने बताया कि ट्रू और फॉल्स का हमने मुशाहिदा करना भी है। जैसे आप देखते होंगे कि अगर किसी चीज़ पे, किसी बात पे अगर लॉजिक नहीं है तो हम उसको साइंस नहीं मानेंगे, भले कोई भी बताए उनको। ENT में एक चैप्टर है DNS, डेविएटेड नेसल सेप्टम, आजकल बहुत कॉमन हो चुकी है। अगर आपको प्रॉब्लम या कोई मरीज को कोई प्रॉब्लम है, तो जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, ENT के पास, एक चैप्टर है बाकायदा, तो डॉक्टर कहते हैं कि आपकी जो साइनसाइटिस का इश्यू है, आपकी जो नज़ले का जो इश्यू है, आपका जो नाक बंद होने का जो इश्यूज है, वो आपकी नाक टेढ़ा है, तो इसलिए आप जाके सर्जरी कराना, या सर्जरी करा क्या, या सर्जरी विल डू सर्जरी, उसको सेप्टोप्लास्टी सर्जरी कहते। 1-2 हफ्ता 1 महीना उसको आराम रहते, थोड़ा सा क्लीनिंग सब कर डालते हैं ENT डॉक्टर, फिर वापस फिर आ जाते। फिर डॉक्टर बोलते कि तुम्हारा वापस तुम्हारे जो सेप्टम डिविएट हो गया, यू गो फॉर ए सर्जरी। 8-8 मरतबा सर्जरी किए मरीज मेरे पास आता है, फिर भी डॉक्टर बोलते सर्जरी का। ये बात ऐसे हुआ कि डॉक्टर साहब बोले कि तुम्हारी नाक टेढ़ा होने से तुम्हारी नज़ला है, यानी क्रॉनिक साइनोसाइटिस, जो भी इश्यूज जो आ रहे हैं नाक के टेढ़ा होने से। अगर आप इसको मंदिक के नजरिए से देखेंगे, एक आदमी कह रहा है कि यहाँ की जो जितने भी झाड़ जो घिरा है, बेसिकली कोई तूफान या बड़े मतलब जोर से कोई तूफान या हवा चले तो झाड़ गिर जाते हैं। ये तो लॉजिक साइंटिफिकली करेक्ट है। ये ऐसा है कि झाड़ गिरा इसलिए हवा आ रहा है, या झाड़ एक तरफ झुक गया दरख्त, इस वजह से हवा आ रहा है। यानी कि आपको मैंने धक्का दिया, आप गिर गया,
यानी मेरा धक्का गिरने से आप गिरे। इन लोग क्या कहते हैं, आप गिरे इसलिए उसने धक्का दिया। सबब हमेशा मुकद्दम रहता है। अगर नाक टेढ़ा होने से अगर किसी को नज़ला होता है या क्रोनिक साइनोसाइटिस होता है, तो एक बार उसको सबब का इजाला किया, नाक को सीधा किया, फिर जिंदगी में कभी उसको नज़ला नहीं होना चाहिए। वापस क्यों आ रहा है फिर वो? जाड़ झुकने से या जाड़ गिरने से हवा आ रहा है, तो जाड़ को एक बार सीधा कर दे तो फिर हवा नहीं आना चाहिए। हवा से जाड़ गिरता है या झुकता है, ये झुकने से हवा नहीं आती। यही इसको कहते हैं मंदिक। हम जो यूनानी फिलोसफी या ग्रीक फिलोसफी में ये कहते हैं कि आपको क्रॉनिक साइनोसाइटिस से नज़ला है, इस वजह से आपका नाक टेढ़ा हो रहा है। आपकी नाक टेढ़ा होने से आपको नज़ला नहीं आता। यही मंदिक काम किया हमने। तो हम ऐसे कि ये लॉजिक की बात नहीं है, तो साइंस को दूर की बात है। लॉजिक से तो साइंस शुरू होती है, यानी कि अनसाइंटिफिक है। जब सबसे ज्यादा हमको हमारे ऊपर जो तिब्बी को यूनानी तिब के ऊपर जो मॉडर्न साइंस ये कहते हैं, इन लोग साइंटिफिक नहीं है। हम कहते हैं कि हम तो साइंटिफिक से, लॉजिक से हमारे हर चीज शुरू होती है। हम इलॉजिक बातें कहीं नहीं करते। जो अगर इलॉजिक बात करें तो वो साइंटिफिक नहीं है। ऐसे बहुत सारे मिसाल आपको मैं बता सकता हूँ। जो मंदिक जो इस्तेमाल करें तो कहेंगे कि कितनी हद तक ये लोग इलॉजिक एंड अनसाइंटिफिक बातें करते हैं, जो सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिसिन। तो नाक टेढ़ा होने से किसी को नज़ला नहीं आता, नज़ले से नाक टेढ़ा होता है। किसी को धक्का देने से वो गिरता है, गिरने के से धक्का नहीं आता है। कभी किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया सपोज, तो आप इनको गर्दन हिलाने में उनको प्रॉब्लम हो रहा है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि सर्वाइकल कॉलर लिख के दे देते। सर्वाइकल कॉलर क्यों लिख के देते? सर्वाइकल मूवमेंट को रोक के, और मूवमेंट की वजह से उनको जो दर्द हो रहा है वो आराम हो जाए, यानी कि सिम्टोमेटिक रिलीफ दे रहा है कि इसको गर्दन को बांध दिया। और वही डॉक्टर लिख के देते 7 दिन या 10 दिन जाके फिजियोथेरेपी करो। यानी कि एक बीमारी की 2 ट्रीटमेंट है, एक सुकून और एक हरकत। ये लॉजिक है क्या? ये अच्छी चीज ऑर्थोपेडिक डॉक्टर रेफर करते हैं। यानी कि मूवमेंट भी और सुकून भी एक ही डॉक्टर का मतलब प्रिस्क्रिप्शन में रहता है। तो लॉजिक अगर नहीं है इसके अंदर तो साइंस को दूर की बात है, उसको हम एक पोस्टुलेशन कह सकते हैं, कोई थियरी बोल सकते हैं। दूसरी चीज आप देखते हैं कि जो इमोबिलाइजेशन के लिए हम लोग जो सर्वाइकल या लंबर है जो बेल्ट बांधता है या उसको इमोबिलाइज करते हैं, उसमें भी कुछ जगह पे इलॉजिक काम करते हैं। अगर फ्रैक्चर है, डिसलोकेशन है, तो उसको इमोबिलाइज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? उसको बांध के उसको रोक सकते सुकून। अगर किसी की प्रॉब्लम सुकून से आया तो आप सुकून नहीं दे सकते, उसको हरकत चाहिए, हरारत चाहिए। तो कुछ जगह पे ऐसे भी हम लॉजिकली सोच सकते हैं, ट्रू और फॉल्स की तरफ से। सपोज किसी को कैंसर हो गया, और कैंसर हो गया तो कैंसर में इलाज को जाता है पेशेंट, तो पेशेंट कभी लॉजिक की बातें किया करो। पेशेंट से बोलो कि कैंसर को एक तराजू में डाल दो, वेइंग मशीन में, एक तरफ बीमारी को डालो, एक तरफ इलाज को डालो। अगर मर्ज से बड़ा खतरनाक अगर कोई इलाज बता रहे तो आप अगर लॉजिकली क्या बात करेंगे पेशेंट को, तुम राइट नाउ बीमारी बर्दाश्त कर लो, क्योंकि मैं जो बीमारी का इलाज करने जा रहा हूँ बीमारी से खतरनाक इलाज है, मतलब इलाज बहुत खतरनाक है। मिसाल के तौर पे कीमोथेरेपी, रेडिएशन में ज्यादातर देखोगे आप पेशेंट की क्वालिटी, कैफियत के हिसाब से। जब पहले पेशेंट चल के गया होगा घर पे, खा पी रहे, सब कुछ नॉर्मल था, जब उसकी ट्रीटमेंट में बीमारी से खतरनाक उसको तकलीफ दे रहे, उससे बेहतर है कि उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ दो ना, उसको बोलते पैलिएटिव केयर दो ना, उसका ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं?
वैसे भी तो सीए में ट्रीटमेंट नहीं, पैलिएटिव केयर ही है, कंजर्वेटिव मेथड। तो यहाँ लॉजिक क्या है, आप एक 5% फायदे के लिए 90% नुकसान कर रहे हैं, ये ट्रू और फॉल्स कौन सी नजर आ रहा है। आप उसको एनालिटिका, जो ग्रीक में जो कहते हैं कि उसको, जो लॉजिक को हम एनालाइज करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लॉजिक वी जस्ट एनालाइज, यानी कि आपके घर में कोई चूहा घुस गया, चूहे को मारने के लिए दुनिया में कोई भी आदमी पूरी घर नहीं जलाते, ये लॉजिक नहीं है। अगर आपकी टारगेट चूहा है, घर नहीं है, तो फिर आप घर को जला डालो, बाद में बोलो कि हमने चूहे को मार दिया, क्योंकि आपकी जो बहस जो थे चूहे के ताल्लुक से, तो चूहे को हमने मार दिया। घर का कोई या डिस्कशन ही नहीं था, डिस्कशन सिर्फ चूहा था। ये नहीं होना चाहिए। यहां भी आप लॉजिक इस्तेमाल करो, आप चूहे को मारने के लिए घर मत जलाओ, इसमें भी लॉजिक की बात है। आप बोल सकते हो सर चूहे को रहने दो ना, चूहा काम तक करेंगे इतना बड़ा घर को, 2 काटेंगे 3 बार काटेंगे, काटने दो, फिर भी कम से कम 50 साल तो लगेंगे वो घर गिरने में, चूहा काट काट के। उससे पहले तो आप गिरा रहे। तो कभी कभी ट्रीटमेंट के अंदर लॉजिक है क्या, ये भी आपको तय करने के लिए आपके पास एक टूल है। मैं डायबिटिक पेशेंट हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मुझे पॉलीयूरिया नहीं, पॉलीफेजिया नहीं, पॉलीपेप्सिया नहीं, कोई अलामत नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। उस डायबिटिक के इलाज से मुझे ज्यादा तकलीफ हो रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा है, कभी चक्कर आके गिर रहा है, कभी थकान हो रहा है, वो किसी को कोई ध्यान नहीं, क्योंकि वहां भी लॉजिक इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो हर जगह पे लॉजिक को एज अ टूल या एज अ वेइंग मशीन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं टू डिफरेंशिएट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। जब ये लॉजिकली फिट है, then scientifically you can prove it with the help of the mathematics, with the help of any other उसकी जो तहकीक है। अगर शुरू में आपकी जो लॉजिक अगर सही नहीं है तो यूनानी में ये जो चीज़ जो है लॉजिक, जो मंदिक, हमको कॉलेजों में इसलिए पढ़ाया था कि हर चीज़ को लॉजिक से सोचा करो, भले उसके ताल्लुक से बहुत सारे साइंटिफिक एडवांस रिसर्च हो चुकी होंगी। अगर आप आपकी लॉजिक को उससे नापने की कोशिश करेंगे, आप उसको फेंक देंगे या उसको आप भूल जाएंगे कि इसमें कोई लॉजिक नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं। नाम साइंटिफिकली प्रूव्ड दिया होगा, कुछ जगह पे लॉजिक नहीं रहती। तो लॉजिक हर मोड में, दवा इस्तेमाल करने में, डायग्नोसिस के टाइम पे सब आप लॉजिक इस्तेमाल करो, मंतिक इस्तेमाल करो, तो मोर एडवांस रहेंगी, मोर जितना वो लॉजिक रहेंगे उसमें उतना परफेक्ट रहेंगे मैथमेटिक्स के जैसे। इसलिए आप देखते हैं कि यूनानी की जो फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है वो कैफियत और मिजाज के आधार पर। अब किसी को बोला कि 2 × 2 = 4, आपसे कोई सबूत नहीं मांगते, 2 × 4 कैसे सबूत दो, कि इट्स ऑलरेडी प्रूव्ड है, यानी वो लॉजिक मैथमेटिक्स हम सब कहते हैं इसमें प्रूव करने की जरूरत है। तो ये 2 कैफियत और 4 मिजाज के अंदर जब आप बात करेंगे, हर चीज लॉजिक से आधार पर है, लॉजिक बेस्ड है। बहुत सारे जगह पे आप देखते हैं कि कुछ जगह पे जो ट्रैक्शन देता है, ट्रैक्शन के अंदर भी कुछ जगह पे इलॉजिक चीज दाखिल हो चुकी है। मिसाल के तौर पे अगर सपोज आपकी कमर में आपको इमोबिलाइज करना है, डॉक्टर ने क्या कहते हैं कि आपके डिस्क के ऊपर गैप आ गया, डिस्क की गैप कम हो गई, ज्यादा हो गया तो भी ट्रैक्शन देते, कम हो गया तो भी ट्रैक्शन देता है। अगर एक ऑब्जेक्ट को आप खींचना चाह रहे हैं तो कैसे खींचेंगे आप? मिसाल के तौर पर आपके पास छोटा सा एक बोट है, नाव, कश्ती है, हम क्या करते हैं, कश्ती को बांध के रखना है, इमोबिलाइज करना, तो कश्ती के ऊपर एक हिस्सा कश्ती के ऊपर रहते एक रस्सी, दूसरा हिस्सा कहीं और बाहर की कोई ऑब्जेक्ट में बांध लेते। अगर आप कश्ती को कश्ती में ही बांध के रखेंगे तो कश्ती बह जाएगी। आप सिर्फ कमर को ही बांध के रखिए तो आपको ट्रैक्शन देके दोनों डायरेक्शन में आपको ट्रैक्शन का रिजल्ट कैसे? ठीक है, अगर आप
कि मल्टीपल फ्रैक्चर है, डिसलोकेशन, उस जगह पे आपको क्या कर सकते हैं, उस एरिया को इमोबिलाइज कर सकते हैं। अगर आपको इमोबिलाइज करना भी है तो आपकी L4 L5 की ऊपर से लेके आपकी दोनों ताई तक कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये दो ऑब्जेक्ट है, कमर में अलग है, ताई में दोनों, तो ताई से आपको कनेक्ट करना पड़ता है। लेकिन क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ L4 L5 S1 सिर्फ पेल्विक गिर्डल तक उसको बांधते रखते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं। तो हर जगह पे ट्रीटमेंट में लॉजिक इस्तेमाल किया करो। लॉजिक से आपको मिजाज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लॉजिक में आप हर चीज को साबित भी कर सकते हैं, क्योंकि लॉजिक से आपसे कोई जीत भी नहीं सकते कि हर आप लॉजिक से बात करें। जो आदमी इलॉजिकली बात करते हो जल्दी हार जाते हैं 1 और 2 स्टेप के अंदर। हम हर स्टेप में लॉजिक की बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।